हाँ भाई बच्चों, तो लास्ट मीटिंग में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी कैसे लगानी है मैंने इस पर चर्चा शुरू कर दी थी आपके साथ, है ना। तो मैंने अभी आपको एक बात लिखा है कि मॉड्यूलस फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो हमेशा हमें थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए अभी सवाल करके दिखाऊंगा, हर प्रॉपर्टी का एक सवाल आपको करके दिखाऊंगा, तो पहले लिख लीजिए। बात आता क्लियर। अब लिखिए प्रॉपर्टी 4 कब इस्तेमाल करनी है। अपर लिमिट इन π/2 हो, अपर लिमिट π/2 में हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अपर लिमिट इन π/2 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। एक बात। नंबर दूसरी x प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, x स्मॉल x प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, जैसे ऐसा लिखा हो x sin x अपॉन 1 प्लस cos x या x अपॉन 1 प्लस sin x या x sec x अपॉन sec x प्लस tan x, यानी x हो ऊपर खाली x दिख रहा, तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल होना तय है। ठीक है बच्चों, x प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। सभी का 7.11 एक्सरसाइज खुल रही हो, जरा 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट निकाल लो। 7.11 अगर नहीं है किताब तो ले आइए बेटा आसपास से। 7.11 एक्सरसाइज खोलिए, तो कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। अपर लिमिट इन π/2 हो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बेटा। हाँ भाई जरा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12वां 12th देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, क्या दिख रहा है बोले साहब, x दिख रहा है ऊपर, तो x प्रेजेंट इन न्यूमरेटर हो तो समझ लीजिए कि साहब हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। कोई बात नहीं, और एंड लिखवा, और ये अलग अलग केस है। वो तो पहले लिखा है कि अपर लिमिट इन π/2 और एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दूसरा लिखा है x प्रेजेंट इन न्यूमरेटर हो, एक से सारी बात थोड़ी होगी। हाँ भाई तीसरा रेशनलाइजेशन ज्यादा फंक्शन है, फंक्शन कैन बी रेशनलाइज्ड, अगर फंक्शन को रेशनलाइज किए जाने की गुंजाइश यहाँ थर्ड के 2-3 हिंट है, थर्ड के 2-3 फंक्शन कैन बी रेशनलाइज्ड। हाँ फोर्थ की कि फंक्शंस कैन बी रेशनलाइज्ड। हाँ बिल्कुल नमन, इससे x एलिमिनेट हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टी का ये खास बात है। शाबाश, कैन बी रेशनलाइज्ड। जैसे 17 देख रहे हैं, 17 सवाल देख रहे हैं, वहां रेशनलाइजेशन से कुछ फायदा मिल सकता है कि आप दूर हट जाएगा या नहीं हट जाएगा, तो ऐसे केस में भी हम प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कुछ और कर लो। बात क्लियर, सबको समझ में आ गई मेरी बात। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये 100% नहीं है, ये किसी किताब की भाषा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये कहीं आरटी में नहीं, पर ये एज अ प्रैक्टिस करते करते हम लोगों ने जो नोटिस की हैं बातें वो मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको कहा कि 99.99% एक कारागार। बात ज्यादा क्लियर हो गई, पर आप इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि हर सवाल में ऐसा होने वाला नहीं होने, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी सवाल में। हाँ भाई प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए उसके लिए लिखाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जो 4 के लिए बातें हैं वो 5 के लिए बातें। बात समझ में आ रही, 4 और 5 एक जैसे ही है, उसी का मॉडिफिकेशन है। हाँ भाई अब जरा 6 के लिए लिखो। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही देख, अपर लिमिटेड पाई और 2 पाई, अपर लिमिट पाई में हो और 2 पाई में हो, अपर लिमिट पाई और 2 पाई हो। अब पे पूछा रेशनलाइज वाला कौन सा सवाल है बेटा, फोर्थ के ही चल रहे थे केस, रेशनलाइज वाला फोर्थ के लिए ही था वहां पे। ठीक है भैया। डिस्टर्ब की आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्ब देख ध्यान से ऑडियो हो गया। हाँ भाई बच्चों मेरी आवाज आ गई। हाँ भाई 6th प्रॉपर्टी के लिए अपर लिमिट पाई या 2 पाई में हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद अपर लिमिट पाई और 2 पाई, तो समझ लीजिएगा लगभग 6 प्रॉपर्टी की गुंजाइश बनती है ना। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इसकी तो साफ पहचान है, सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन। अगर लिमिट एक जैसी है पर साइन अपोजिट है, तो सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन, तो समझ लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होगा, मैंने जो हिंट लिखाई है उन हिंट को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एवं जब हम कई बार सवाल को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि यार लिमिट की वजह से तो कोई और प्रॉपर्टी दिख रही है और फंक्शन की वजह से कुछ और। जैसे मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, वहां क्या बात दिख रही है आप, बोले मॉडुलस तो दे रहा है 3rd की और सेम लिमिट बट अपोजिट दे रहा है 7th की, तो हम तो कंफ्यूज हो गए कौन सी यूज करें। तो जब अगर ऐसा चक्कर पड़ जाए तो उस केस में आपको फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, यानी फंक्शन के हिसाब से लिमिट तय प्रॉपर्टी तय करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है 3rd, तो हम इसमें 3rd लगाएंगे, 7th नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे पहुंच रहा हूँ। देखो एक और सवाल जैसे मुझसे कहा 13 वाले सवाल में, 13 वाले सवाल में हमें 13 वाले 7th की वजह से देख ही रहा है 7th ही लगेगी, और मैं इसके अलावा एक और सवाल दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं बेटा 20 से पहले नहीं, 20 नहीं, वो एक मिनट एक देखो। हाँ भाई देखो, जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दूं, 12th सवाल, 12 अपर लिमिट में पाई होने से हमें 6 प्रॉपर्टी की हिंट मिलती है यानी, जबकि एक्स प्रेजेंट इन न्यूमरेटर 4th प्रॉपर्टी कहता है। हम कंफ्यूज हो गए 6 लगा कि 4th, हम फंक्शन के हिसाब से तय करेंगे, फंक्शन कौन है 4th, तो हम 4th के हिसाब से तय करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो आपके पास 2 रास्ते होंगे कि जब कभी भी आपको किसी जगह पर प्रॉपर्टी तय करनी हो तो आपके रास्ते 2 चीजें खोलती हैं, लिमिट या फंक्शन, लिमिट या फंक्शन। तो अगर आपको दोनों से अलग अलग की हिंट मिल रही हो तो आप फंक्शन को प्रायोरिटी देना, फंक्शन के वाले रास्ते पर जाना। मेरी बात पहले क्लियर हो गई। ये तो आपने हिंट सुन ली, पर अभी आप पे प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। अब मैं आता हूं आज के तीसरे काम की तरफ, प्रॉपर्टी लगानी कैसे है। क्योंकि देखिए हर प्रॉपर्टी में कहीं ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे 3rd प्रॉपर्टी है, सी ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या, बिना सी के थोड़ी ना लिख दोगे उसको। तो इस सब चीजों को आप समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी लगाना सिखाता हूँ। तो डालेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए, है ना। वैसे ध्यान से सुनेंगे। हाँ भाई, अब मैं कुछ सवाल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मुझे सुनिएगा, बढ़िया सवाल है मुझसे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं था, मैं एक सवाल लिखूं। चलो ये लिखिए। हाँ भाई नहीं है, अगर इसमें मॉड नहीं होता तो बात सही होती, प्रॉपर्टी के बिना ही कर देते, इंटीग्रेशन हो जाता। पर अब बताओ बिना प्रॉपर्टी के कैसे इंटीग्रेशन करें, तो ऐसा मॉड हट ही नहीं सकता। और जब तक मॉड नहीं हट सकता मैं किसी भाव इंटीग्रेशन नहीं है या नहीं। और याद होगा सबको, मैंने मॉड फंक्शन की रीडिफाइनिंग सिखाई थी सबको, कि मॉड फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमने बहुत बात की थी, और 11th में भी रीडिफाइनिंग पर बात की थी, है या नहीं। चलिए एक बार जिसको नहीं भी आता वो मुझसे दोबारा से समझे रीडिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले x² माइनस एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, x कॉमन, x माइनस 1, x बराबर 0 आ गया, x बराबर 1 आ गया सब। यानी नंबर लाइन 2 जगह ब्रेक हो गई, कहाँ हो गई मेरे साथ, एक तो 0 पर हो गई और एक 1 पर। तो फंक्शन ने हमें 3 केस एनालाइज कर दिए, या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, या x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच की होगी, क्यों था, या x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। क्यों भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक, अब यहाँ लिखना है फंक्शन कैसा हो। मैंने तो एक ही बात सिखाई, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच की कोई वैल्यू उठा लो, -1 फंक्शन में लगाना, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव,
-1 लगाने पर देखो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, मोड हटाकर पॉजिटिव, मोड हटाकर पॉजिटिव वाला। क्यों साहब, समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ से बात क्लियर हो गई सबको? मैंने क्या किया, क्लियर हो गया? अब 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू 1/2 डाल देना फंक्शन में, 1/4 माइनस 1/2 यानी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये हो गया ठीक। फिर 1 से बड़ी कोई वैल्यू उठा लीजिए, 1 से 2 उठाकर डालिए, बोले भैया पॉजिटिव आ रहा है। जनरली ऑल्टरनेटिव आती बट हर बार आते ऐसा भी नहीं कहूंगा, बात ज्यादा क्लियर हो गई ना? हाँ, तब मेरे बच्चों I इक्वल्स टू, अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो गए, 0 और 1 हो गए या नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि हमारा -1 से 2 के बीच में 0 भी आ रहा है और 1 भी। अब बच्चे मुझसे कहते हैं बोलो भैया मान लो एक वैल्यू आ जाती 3, तो हम 3 को भी ब्रेकिंग पॉइंट मानते क्या? नहीं, हम केवल बीच की वैल्यू से ही ब्रेक करके रख देते, उसी से हमारा काम हो जाता। तो अब मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ -1 से 0, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2। ये 0 और 1 मुझे कहां से मिले, सबको समझ में आया? जो भी x की वैल्यू निकलती है वो मेरे ब्रेकिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, बशर्ते कि वो इंटरवल में लाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो मैं छोड़ देता। बात ठीक? अब सुनिएगा, -1 से 0 के बीच में क्या लिखूं? तो भाई 0 से छोटा हो तो क्या लिखते हैं फंक्शन, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं, क्यों नहीं? ठीक उठा? हाँ भाई, 0 से 1 के बीच में क्या लिखूं? 0 से 1 के बीच में, सॉरी यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है साहब, क्या पॉजिटिव? हाँ भाई, 0 से लेकर 1 के बीच में क्या लिखूं? बोले नेगेटिव, है ना? और भाई 1 से 2 यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए हम लोग क्या लिखें? पॉजिटिव, यानी x² माइनस x ये। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है बच्चों, x³ माइनस x²/2, लिमिट लगा दीजिए -1 से 0, x³ 3 माइनस x²/2, लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, और x³ माइनस x²/2 1 से लेकर 2। देखना सब इंटीग्रेशन हो गया क्या? तो बिना ब्रेक द लिमिट्स के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। प्रॉपर्टी इसलिए समझते, बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक, बात यहां तक क्लियर हो गई मेरे बच्चों? ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात होगी। तो प्रॉपर्टी 3 कैसे लगानी है? मॉड्यूलस फंक्शन आएगा, लेकर उसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकलेंगी, वो आपके ब्रेकिंग पॉइंट हो गई। जो वैल्यू आपके इंटरवल के बीच में लाई कर रही है वो तो मतलब की, जो नहीं कर रही वो बेमतलब, सीधी सीधी उनको छोड़ दीजिए और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? प्रॉपर्टी 3 लगाना आ गया। और अब कोई भी -1 से 2 के बीच में कोई भी, ठीक है ना? हाँ भाई, बात ज्यादा क्लियर नहीं समझ में आ गई सबको बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्लियर हो, समझ में आ गया? ये तो मैंने बढ़िया सवाल लिया था, 2 वैल्यू आ रही थी, आपको जनरली इस वैल्यू के दिए जा रहे हैं कि x-5 दे दिया, x-2 दे दिया, सीधा ब्रेकिंग पॉइंट निकल आए। आप तो ये देख लो कि उससे भी छोटी वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। आपको इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है, ये बता दूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना तामझाम किया। आप तो सीधा काम करना, देखिए दूसरा मेथड समझ लीजिए, आप तो सीधा काम करना। कैसे? I बराबर -1 से 2 ये दिया हुआ है, mod x² माइनस x इक्वल dx दे रखा है। अब सीधा 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कितना हो गया? वही x - 1, x बराबर 0, x बराबर 1 आ गया। दोनों ही इंटरवल के बीच में है, बोले हाँ है, तो दोनों ही ब्रेकिंग पॉइंट। सीधा लिखना यहीं के बाद, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 हो गया। अब इसके बीच की एक वैल्यू चूज करो, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू, -1/2, -1/2 यहाँ लगाना, पॉजिटिव आएगा, सीधा पॉजिटिव। समझ में आ गया? वो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, 1/2 यहाँ लगाना, नेगेटिव, सीधा नेगेटिव, है ना? सीधा 1 से लेकर 2 के बीच की कोई भी वैल्यू, मान लो 1.1 डालेंगे, क्या आएगा? नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सीधा कर, आप तो सीधा कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको रिडिफाइनिंग की वजह से समझा, आपको इतना तामझाम करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाए, हर इंटरवल के बीच की एक वैल्यू उठाइए, तो मोड हटाकर नेगेटिव लगा दीजिए, और पॉजिटिव दिला तो मोड हटाकर पॉजिटिव, सीधी सीधी बात। क्योंकि मोड हटकर दो ही बातें होंगी, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, सीधी सीधी बात। क्यों बच्चों, बात समझ में आ गई सबको? ब्रेक द लिमिट कैसे लगानी है? तो मैंने कहा था अभी कि प्रॉपर्टी केवल समझने से काम नहीं होगा, उनके लगाने का तरीका भी आना जरूरी है, नहीं तो आप लगा ही नहीं पाएंगे, आते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, अच्छा निकल लिया इसका, तो भी दूसरी आएगी।
ना ठीक, नहीं कोई बात, अच्छी बात, पूछो, पूछना तो आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है। हाँ भाई, ठीक। अब आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना सीखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना सीखिए। बिना इसके आप कर नहीं पाएंगे सवाल, अगर आपने प्रॉपर्टी लगाना नहीं सीखी, भले आपको प्रॉपर्टी कितनी भी याद से तो कितनी भी आपके समझ में आ गई थी शुरुआत का लेक्चर, जब तक आपने प्रॉपर्टी लगाना नहीं सीखा आप फिर भी सवाल नहीं कर पाएंगे, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। इश्का दुबे, वे कर लिया तेरी सेकंड आईडी इन। हाँ भैया, थैंक यू। चलो बच्चों, हाँ बिल्कुल नमन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर, चिंता ना करो। हो गया, चलो भाई, इंटीग्रेशन तो अब आप इसका कैरी कर लेंगे आप लोग आगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है अर्षिता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बेटा, मॉड्यूलस तो आपने सीख लिया, अब जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी सीख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल कैसे करेंगे वो भी समझ लो अच्छी तरह, कैसे करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा हमारी होना जरूरी है। देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका सवाल एक भी किताब में नहीं है, बट पेपर में आया है। मैं जरा सवाल लिखता हूँ, एक बार बहुत सस्ता सवाल लिखता हूँ, -1 से लेकर 0.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है साहब। तो आप करेंगे कैसे वो सुनो, आप इस x की वैल्यूज को इंटीजर्स के इक्वल लगते जाएंगे, यानी जो भी अंदर फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे एक और सवाल साथ के साथ पैरेलल चलाएंगे, ये लिखा, तो जो भी फंक्शन अंदर है उसको आप इंटीजर समझते हैं, 0 1 2 -1 -2 इनके इक्वल लगते जाएंगे, पहले प्लस में चलना फिर माइनस में चलना, और वहां से जो जो x की वैल्यू आपके इनके बीच की मिलती जाए, इस इंटरवल के बीच की मिलती है, वो हम एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले यहां से। हाँ भाई, x नंबर लाइन तो जानते हैं, 0 1 2 3 है ना, -1 -2। चलिए अब शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले 0 से शुरू कर रहा हूँ, इस वैल्यू को x को 0 के इक्वल लगा आएगा, x के वैल्यू 0 ही आ गई, क्या इंटरवल के बीच में है, -1 से 1.5 के बीच में है क्या है, ठीक है डन। अब दोबारा दूसरी वैल्यू x बराबर 1 भी है क्या, अगला x बराबर 2 नहीं है, बोले नहीं है, यानी पॉजिटिव ने तो खत्म कर दिया, अब थोड़ा नेगेटिव में भी लौट लो। हाँ भाई, -1 इसको -1 है, इसके बाद -2, यहाँ तक खेल खत्म। ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिल गए, -1 0 और 1 मिल गए, -1 तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो -1 से 0 है ना, 0 से 1 और 1 से 1.5। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबके दिमाग में, कैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन को ब्रेक किया। अब सुनिए भाई, -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखो बोले -1, माइनस के 0.9 डालूंगा तो भी -1, माइनस के 0.8 डालूंगा तो भी -1, माइनस के 0.1 डालूंगा तो भी -1, क्योंकि अपने से छोटा इंटीजर देता है, तो क्या मैं यहाँ पर -1 dx डाल दूं, है या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स हो। हाँ भाई, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालूंगा, 0 हो गया या नहीं, और 1 से 1.5 के बीच में कोई भी वैल्यू डालूंगा 1, यानी 1 मेरे बेटाओ, -x हो गया, लिमिट लग गई -1 से 0 की, 0 हो गया, x हो गया 1 से 1.5 की, क्यों भाई
और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन हो गया, तो लिमिट पुट कर सकते हैं क्या, अब हो जाएगा। बात क्लियर? एक उसके और करके दिखा दूं तो और ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, एक एक करके जीरो से शुरू करूंगा इसके बीच की। 2x + 1 को जीरो के इक्वल रखा बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -½ है क्या, बोले हाँ है, -1 से 2 के बीच में। हाँ भाई, फिर मैं इसको 1 के इक्वल रखूंगा, x की वैल्यू क्या आ गई 0 है क्या इसके बीच में, है, ये भी एक्सेप्टेबल, यानी कि x की वैल्यू 0 इक्वल एक्सेप्टेबल। दूसरा 2x + 1 को मैं 2 के इक्वल रखूंगा, है ना, 2x = 1, x की वैल्यू ½ अभी भी है क्या, 3 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 1 अभी है, बोले है। मैंने इसलिए बड़ा सवाल चुना है, वहां पर इतने ज्यादा सवाल नहीं होंगे, बस छोटे 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 होते। 2x + 1 को 4, x की वैल्यू 3/2, 2x + 1 को मैंने 5 के इक्वल लगा तो x की वैल्यू 2 यहाँ तक है, 2 तक, 2 तो आधी अभी आधी नींद से तो थोड़ा समय लगता है उसको कॉपरेट करो। 5/2 बोले यहाँ पर खेल खत्म है कि नहीं, x की वैल्यू 5/2 थोड़ा सा। हाँ भाई, 2x + 1 = -1, तो 2x = -2, x की वैल्यू -1, -1, 2x + 1 = -2, x की वैल्यू -3/2, बोले नॉट पॉसिबल। हाँ भाई, अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या है, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 और एक माइनस, कितने हैं ये सभी ब्रेकिंग पॉइंट्स। मैंने इसलिए आप जानकर बड़ा सवाल लिया, वहां तो बहुत छोटा देखिए, आपको इतना लंबा नहीं देखे, मैंने आप जानकर बड़ा सवाल लिया। बात ज्यादा क्लियर हो गई? अब सुनिएगा, सवाल को मैं सिस्टमेटिक ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ भाई, -1 से -½ है ना, x की वैल्यू, फिर -½ से 0, फिर 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1, फिर 1/1 से लेकर 3/2 और फिर 3/2 से लेकर 2। हो गया या नहीं हो गया ब्रेक? अब नमन हर इंटरवल के बीच के एक एक वैल्यू रखेंगे, -1 से -1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू, बोले भैया माइनस का 0.6 ले लेते, माइनस का 0.6 डालोगे नमन, देखना क्या आएगा गुडा, -0.6 1.2 माइनस का 0.2 यानी कि -1 -1 आएगा क्या? यस सर। बच्चों ने कहा बोले आपने तो 0.6 ले लिया, हम तो 0.7 लेंगे या 0.8 लेंगे, देख लो डाल दो तो अभी -1 ही आएगा, जो एक पर आएगा वो सब पर आएगा, इसीलिए तो ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक, हाँ भाई, -0.5 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू, बोले -0.1 ले लेते हैं, -0.1 डालना, 0.1 डाल, -0.1 डालो, बोले 0.8 0.8 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा 0, बोले भैया जहाँ 0 हो गया कि नहीं। हाँ भाई, 0 से 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू 0.1 ले लेते हैं, 0.1 यहाँ पुट करो, 1.2 का ग्रेटर इंटीजर 1 आ जाएगा कि नहीं, है या नहीं। हाँ भाई, 1/2 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू 0.5 से 1 के 0.6 यहाँ लगाते हैं, 2.2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2 आएगा कि नहीं। 1 से 1.5 के बीच की कोई भी वैल्यू 1.1 या 1.2 जो भी चाहो ले लो, 1.2 ले लिया, 2.4 + 1 3.4 यानी क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं। 1.5 से ऊपर कोई भी वैल्यू 1.6 यहाँ लगाओगे 4.2 यानी कि क्या आएगा, हो गया कि नहीं। आप इसका और एक बार बताऊं, जनरली ये सिस्टम चलता है, एक एक वैल्यू बढ़ती जाती है, चेक कर लो दोनों सवालों में, है या नहीं। मैं तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात की, अगर मैं आपको समझाना नहीं होता ना तो मैं 1 मिनट भर में वैल्यू बढ़ दूँ, है या नहीं। पहले ब्रेकिंग पॉइंट निकालकर वैल्यू तो इंटीजर बढ़ती चली जाती, और अब इस सबका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के सवाल बहुत सारे आए हैं, एनडीए में भी आए, बोर्ड में भी आए, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लेना। वहां तो बहुत सिंपल सा सवाल लिख देंगे, जैसे ये सवाल था, ये बोर्ड का सवाल, -1 से 1.5 छोटा सा सवाल लिख दिया, इंटीग्रेशन करा लिया और काम खत्म करा लिया। बट इसी को जब बढ़ाना हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो बात सबको समझ में आ गई, टच प्रॉपर्टी के साथ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्यों नहीं, बिना प्रॉपर्टी के काम नहीं होता। हाँ भाई सर, हाँ भाई, नहीं खुराना का स्टेटमेंट आना जरूरी था ना, मैंने एक सेकंड खुराना मुझे बोल रहे हैं उनको
कुछ ज्यादा समझ में आ गया है तो सोच रहा हूँ मेरा गला दर्द कर गया बोलते बोलते, तो खुराना पे यहाँ खड़ा कर दूं, अगले आधे घंटे वही बोलेंगे। नहीं 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 बोल सकते, यहाँ पे परमिशन है, बच्चे सुनने के लिए तैयार है। हाँ। अब नमन कैरी ऑन। सर इधर 2x+1 की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी तो आ सकता है, अगर सकता है। बिल्कुल 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 ब्रेक हो जाता है नमन, बिल्कुल ब्रेक हो जाता सर वो कैसे होता है? है। एक कोई फंक्शन बोलो। सर अगर cos x कॉस cos x कॉस एक्स, ठीक है ना बेटा। मैंने कहा था इंटीजर के इक्वल रखना है, सबसे पहले कॉस एक्स को आप 0 के इक्वल रखोगे नमन, यस सर, वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी गुड्डा पाई बाई यस सर 2। 2, यस सर 2n+1 π/2 आ जाएगी। ऐसे वहां से एक्स की वैल्यू आ गई, यस सर, यस सर, वो आपका पहला ब्रेकिंग पॉइंट हो गया गुड्डा। यस सर, जैसे लिमिट है आपकी, मान लो 0 से पाई दे रखी है आपको, फंक्शन के अंदर है ग्रेटर इंडिया फंक्शन ऑफ cos 2x+1, ठीक गुड्डा। यस सर, तो सबसे पहले आपको तो जो भी फंक्शन के अंदर है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, उसको इंटीजर्स के इक्वल रखते चले जाना है। 0 1 1 से ऊपर रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, हो ठीक है नहीं बेटा। सकती। यस सर, यस सर। तो तो 0 सर 1 दो और ही -1 पॉसिबिलिटी है सर, 0 और 1 और -1 3 हो गई। बस 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 नमन, वहीं से 3 वैल्यू निकल सकती है नमन, ठीक है गुड्डा। यस सर, यस सर, यस सर, होगी। ओके नमन, गुड क्वेरी। हाँ भाई, बात ज्यादा क्लियर। तो बच्चों ये तो रहा मेरा पहली बात। अब मैं आपको आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी आपके, ध्यान रखिएगा। 90% सवालों में प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल हो। अब चलिए प्रॉपर्टी 4 की तरफ आते हैं। हाँ भाई, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है सुनिएगा ध्यान। मैं एक और बोर्ड पर लिख रहा हूँ। हाँ भाई, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक बच्चों। अब इस सवाल को अगर हम एक ऑर्डिनरी वे से देखें, अभी हम सोचते नहीं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी की कंसेप्ट है, तो हम क्या करते हैं, हिसाब कैसे भी करके सवाल डीकम्पोज हो। बिना डीकम्पोजिशन के तो ये सवाल हो नहीं सकता है या नहीं। उसके लिए हमें या तो इसको टी मानना पड़ता, और टी मानने के लिए भैया अगर हम एक को चलो इसको तोड़ भी लें, cos की पावर 4 और cos x में तोड़ भी लें, और cos की पावर 4 को बदल भी लें, तो नीचे वाला cos अटक जाएगा, है या नहीं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, किसी भी मेथड, ना तो टी मानकर, ना रेशनलाइजेशन से, ना अलग अलग डिवाइड कर, ना कुछ जोड़कर घटाकर, नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पर आकर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 यही तो कह रही है। देखिए उसके सेंस को समझिए, प्रॉपर्टी 4 क्या करेगी। प्रॉपर्टी 3 ने कहा लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, उसने फंक्शन को चेंज नहीं करने को कहा, उसने लिमिट को ब्रेक करने को कहा। पर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, आप फंक्शन चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो कि x की जगह पर अपर लिमिट -x, शायद उससे फंक्शन में कुछ सरल हो जाए, क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव क्या होता है इंटीग्रेशन में कि कैसे भी टर्म्स को रिड्यूस करना, हिंदी में बोलूं तो सरल करना, है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आकर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में सोचना शुरू किया। प्रॉपर्टी 4 ये कहते हैं जहां जहां x दिखे वहां वहां अपर लिमिट -x लगा। प्रवीण मुझे 3 जगह पर x दिखा, है या नहीं, तो मैंने तीनों जगह पर मेरे भाई जहां जहां मुझे x दिखे, मैंने तीनों जगह पर अपर लिमिट -x पुट कर। मैं समझता हूँ यहाँ तक मेरी बात सबके दिमाग में आ रही होगी, ठीक। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, बोले साहब 0 से π/2 ये तो साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये सजन साइन हो गया। ये सवाल ऐसा बन गया, चेंज हो। बोले अब क्या कर लिया आपने, अभी भी तो सवाल नहीं होकर क्यों नहीं, बस साइन किया गया, कॉस आ गया, कॉस किया गया, साइन आ गया। अब कौन सा सरल, आप कह रहे सवाल सिंपल हो जाएगा, सवाल सरल हो जाएगा, नहीं हुआ, कोई बात। क्या भाई ऑन एडिंग 1 and 2 करके देखें क्या, ऑन एडिंग 1 and 2। हाँ भाई पहले और दूसरे को ऐड करनी पड़े,
2i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2। हाँ भाई जरा मैं ऐड कर रहा हूँ, cos की पावर 5x sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x। हाँ जी एलसीएम एक से है, ऊपर क्या हो जाएगा, बोले भैया cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x लिखते गए क्या। हाँ भाई क्या रह गया, वन का इंटीग्रेशन x और लिमिट लग गई 0 से लेकर π/2 की। हाँ भाई π/2 माइनस 0 आंसर हो गया π/। अक्सर बच्चे 2 का डिवाइड नहीं करते, वो कहते हैं भैया आंसर गलत आ रहा है। ध्यान रखिएगा आपका एलएचएस में 2i हो गया है तो 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, i इक्वल्स टू क्या हो जाता है π/4। तो देखिए साहब क्या बात नोटिस की कि प्रॉपर्टी चार्ट लगाने के बाद फंक्शन चेंज हुआ और जब हमने उसको पुराने फंक्शन के साथ ऐड कर दिया तो हमारा सवाल बिल्कुल ही रिड्यूस। प्रॉपर्टी चार्ट लगती ही ऐसे, प्रॉपर्टी चार्ट लगाने के बाद आपको जनरली अगर सवाल आपका सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो आप तुरंत उसको अपने गिवन में ऐड कर दो, और जैसे ही आप उसको गिवन में ऐड करोगे आप नोटिस करोगे कि सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, सवाल कट पिट के छोटा हो गया। ये प्रॉपर्टी चार्ट की खास बात है कि जब जब प्रॉपर्टी चार्ट लगेगी जो रिजल्ट आएगा वो आपके गिवन के साथ क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। हाँ अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पता चली हमने प्रॉपर्टी चार्ट लगाई तो सवाल अपने आप ही सिंप्लीफाई हो गया तो जरूरत ही नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको इसको गिवन के साथ ऐड करना है और ऐड करने के बाद फिर आप देखेंगे सवाल अपने आप ही रिड्यूस हो गया और 100% सवाल आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। प्रॉपर्टी चार्ट कैसे लगानी है बच्चों, पहले अपर लिमिट माइनस है, रिजल्ट जो आया अगर वो सिंप्लीफाई है इंटीग्रेशन के लायक है तो कर दो, नहीं है तो तुरंत ऐड कर दो गिवन के साथ, और ऐड करने के बाद अपने आप सवाल क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, मेरे बच्चों सबको जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से। मैंने नोट इसीलिए लिखा है अपर लिमिट इन π/2 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा खाली होकर बैठना पड़ता है तब हमारी बातें अंदर जाती हैं। अगर आप पहले से भरे हुए बैठेंगे तो भरे हुए बर्तन को कितना भी भर लो भर ही नहीं सकता, ऊपर ही ओवरफ्लो होकर ही गिरेगा। इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोलता। हाँ भाई हाँ भाई बस फिर अभी रुकिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 सबको समझ में आ गया बच्चों, कैसे लगाना है ये सबको समझ में आ गया कि नहीं। हर बार आपको जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी चार्ट लगाने के बाद फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात क्योंकि ऐसा ही हो, और जब सिंप्लीफाई ना हो तो तुरंत उसको अपने गिवन में ऐड कर दो और फिर उसके बाद देखना फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ कि 99.99% फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका। बात समझ में आ गई है? ठीक, सबको क्लियर हुआ बच्चों? बेटा रे गुड। कई बार प्रॉपर्टी चार्ट लगाने के बाद जैसे यहाँ आ गई पोजीशन, अभी भी वही पोजीशन है कि इंटीग्रेशन तो मैं नहीं कर सकता बढ़िया, तो ऐसे केस में इसको इसके साथ ऐड कर दो गिवन के साथ, ठीक है, और फिर देखना अपने आप सवाल रिड्यूस हो जाएगा। ये इसकी बात। चलो बच्चों, बच्चों अब रही बात 5वीं की, तो बेटा जो काम 4th में हुआ है बिल्कुल डिट्टो यही काम 5th में होना है, वहां पर भी ऐड कर दीजिए गिवन के साथ और आप देखेंगे अपने आप सवाल सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा 6वीं रात भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था 6th वाला कैसे लगेगी 6th प्रॉपर्टी। पहले फंक्शन की चेकिंग होगी उसके बाद उसमें वो अप्लाई होगी, है ना। जैसे आप लोगों के एक टाइम में सवाल है, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देख रहे हैं 14 सवाल। अपर लिमिट पाई या 2 पाई में हो तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं, पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने से पहले फंक्शन को चेक करें कि वो उसको होल्ड कर भी रहा है या नहीं, और होल्ड कर रहा है तो कौन सा वाला केस होल्ड कर रहा है, पहला या दूसरा है या नहीं। और फिर उसके बाद जैसे अगर आपसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 में 20वें सवाल में आपको दिख रहा है सेम लिमिट पर अपोजिट साइन, किसकी इंट मिल रही है 7, बट 7 फंक्शन को होल्ड कर भी पा रहा है या नहीं, यानी x की जगह -x करने पर या तो fx आ जाए या -fx आ जाए।
एडॉप्ट करना है, 2 टाइम्स वाला या 0 वाला। ठीक, देखो बेटा, 2 मिनट का एक ओरल सेशन, सब लोग 7.11 खोल लो। मैं एक एक करके पूछूंगा कि बताइए इसमें आपको किस प्रॉपर्टी की हिंट मिल रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइएगा मुझे। हाँ भाई, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, एक एक करके मुझे बताना शुरू करेंगे। हाँ भाई, कृति चल बताओ, सेकंड सवाल में नहीं, अब कृति सेकंड सवाल में किस सवाल की हिंट मिल, किस प्रॉपर्टी की हिंट मिल रही है कृति? क्वेश्चन नंबर 2 कृति। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ की हिंट मिल रही है, ठीक है चलो डन। हाँ भाई, थर्ड वाले में मैं जिससे पूछू भाई बीच में, हर्षिल अग्रवाल, हर्षिल फोर्थ वाले सवाल में किस, थर्ड वाले सवाल में सॉरी, थर्ड वाले सवाल में किस प्रॉपर्टी की हिंट मिल रही है हर्षिल? फोर्थ, ठीक है डन, फोर्थ वाले। हाँ भाई, इसके बाद जरा मुझे बताओ 17 वाले सवाल में किसकी हिंट मिल रही है? 17 में जरा बताओ किसकी हिंट मिल रही है? मोहित 17 सवाल में मोहित किस प्रॉपर्टी की हिंट मिल रही है? और जो बनाने का कृति, हाँ मोहित, माधव, नमन, मोहित आवाज नहीं आ रही। ठीक है, छवि, अनंत, ठीक है सही है। चलो अब मुझे ये बताओ 8th वाले सवाल में किसकी हिंट मिल रही है? 8th, वाले में किसकी हिंट मिल रही है? हाँ भाई, मतलब 8th वाले में तो किसी की नहीं मिल रही, ना तो अपर लिमिट π/2 में है, ना मॉडुलस फंक्शन है, ना ग्रेटेस्ट फंक्शन है। तो मेरे बच्चों, जब किसी की हिंट नहीं मिले तो हारे का सहारा प्रॉपर्टी 4 हमारा। जब कोई प्रॉपर्टी की हिंट नहीं मिले और सवाल हो नहीं रहा हो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जिंदाबाद लगा दीजिएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन को चेंज कर देगा तो काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका ये अलग। चलो खैर, मतलब की बात पूरी हुई मेरी आज के लेक्चर के साथ। तो बच्चों, कुल मिलाकर मैंने आज के लेक्चर में 3 बातें आपको सिखाई। पहली कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी की हिंट कैसे मिलेगी कि किस सवाल में हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। और नंबर तीसरी बात, वो प्रॉपर्टी लगानी कैसे। इन तीनों को पहले एक बार घर जाकर समझ लीजिए, इन तीनों बातों पर विचार करें। ये 3 बातें बताइए, जाते ही सवाल है नहीं, पहले ये आवाज जाते ही सबसे पहले इन 3 बातों को सोचना, प्रॉपर्टी क्या है, हिंट कैसे मिलेगी, और वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी। उसके बाद सवालों को करने की शुरुआत करनी। कल मैं 7.11 के डाउट डिस्कस करूंगा, कल के लेक्चर में 12:15 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर, और उसके बाद मैं डाउट डिस्कस करूंगा